डिफरेंट क्यों है? आप मुझे एक बात बताइए, ग्राउंड लेवल पर कौन से प्राइम मिनिस्टर ने आके कुछ किया हो, किसी के लिए सोचा हो? आज से 10-15 साल पहले आप कभी सोच सकते थे कि कोई प्राइम मिनिस्टर किसी क्रिएटर से मिलेगा? ज्यादातर लोग जो है वो एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं। बट गवर्नमेंट जॉब भी कितनी है? हाँ, वो भी तो एक लिमिटेड ही रहेंगी ना। इसीलिए तो कितने लोगों के साल वेस्ट हो जाते हैं ना जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक वीडियो का इंटरव्यू आया था जहाँ पर एक लड़का बोल रहा है कि मेरे को 11 साल हो गए प्रिपेयर करते हुए, मैं अभी तक नहीं निकाल पाया हूँ। अब वहाँ पर सरकार की नहीं गलती है ना। क्या हिंदू खतरे में है? बिल्कुल है। किस तरीके से? आप मुझे बताओ ना, अगर इस देश में यही सेम चीज दूसरी कम्युनिटी के साथ हो रहा होता, पूरी वेस्टर्न मीडिया आ जाती हमें सुनाने के लिए। बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान में जो हो रहा है, आज तक क्या किसी ने उस पर सवाल उठाया? कितने 20% शायद थे, 1% भी नहीं बचा है। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो काफी सेक्युलरिज्म की वेव जो है वो लाई गई। उसके बाद फिर अभी भी अगर कोई ऐसा कहता है, हिंदू खतरे में, अगर कोई ऐसा डायरेक्टली बोलता है या जय श्री राम का नारा लगा देता है, तो उसको कम्युनिस्ट बोला जाता है कि तुम कम्युनल हो। लेकिन वही अगर कोई अल्लाह अकबर बोलता है तो साथ में उसको रिस्पॉन्स भी देते हैं, हाँ भाई कैसा है। तो ये क्यों हो रहा है? मतलब सेक्युलर बना के करना क्या चाह रहे हैं? हेलो दिया, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय चौबे। आज हमारे साथ बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है दिव्या गंधोत्रा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। दिव्या, सबसे पहले स्वागत है पॉडकास्ट पे। थैंक यू। दिव्या, आप ये बताओ कि जो कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ समय पहले राणा आयोग के साथ, वो कौन सी कैसी कंट्रोवर्सी थी? 2022 की ये बात है। आई स्टिल रिमेंबर 26 जनवरी रिपब्लिक डे था। मैं अपने ऑफिस में थी एंड मेरी टीम जो थी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी। उनका काम था कि न्यूज़ वगैरह निकालना, ट्विटर से जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पर काम करना। 22 जनवरी से ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था राणा आयोग का, क्योंकि उसने सऊदीज़ को ब्लड थर्स्टी बोला था। उस पर सऊदीज़ ने उसको काफ़ी कंडेम किया, काफ़ी उसको ट्रोल किया। उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी एंड उसमें उसको कोई 20-30 हज़ार लोगों ने ट्रोल किया था। ऐसा वो शो कर रही थी कि देखो मुझे 20-30 हज़ार लोगों ने ट्रोल किया है, या उससे ज़्यादा नंबर हो सकता है। उस पर मेरी टीम ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि क्या पूरा माजरा चल रहा है, क्योंकि एक स्पेकुलेशंस चल रही थी कि शायद सऊदी ने उसको बैन कर दिया है हज के लिए, ऐसे एक चल रही थी। अच्छा। ऐसा बात की जा रही थी बट वो सच नहीं थी। तो उसके रिगार्डिंग भी वो चीज़ बात की गई, उसमें वीडियो में बताया गया मेरी टीम के द्वारा। उसमें मैं नहीं थी, मैं वीडियो में नहीं थी। रिसर्च में थी आप? मैं किसी चीज़ में नहीं थी। मेरा काम था कि उन्होंने टॉपिक लेके आए कि हम इस पर बनाएं, मैंने अप्रूवल दे दी, हाँ इसमें बना दो। और उसी दिन मैं और मेरा बिजनेस पार्टनर हम किसी काम से बाहर गए थे एंड काम से वापस आए तो उन्होंने बताया कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है। मैंने कहा वेल एंड गुड, क्योंकि मैं तो शायद ड्राइव कर रही थी तो मैं उसको देख नहीं पाई कि अप्रूव नहीं कर पाई। हाँ। तो उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी थी। वीडियो अपलोड करने के बाद उन्होंने ट्विटर पे भी शेयर किया, क्योंकि हमारा जो ट्विटर प्रोफाइल था स्कूप बीट्स का, जो मेरी कंपनी है मीडिया की, तो उसमें वो वेरीफाइड थी। ये 2022 की बात है, उस समय एलोन मस्क नहीं आया था जो वेरीफाई करने वाला तो वो पहले से वेरीफाइड थी। उस पर राणा आयोग ने कोड रिट्वीट करते हुए कहा कि ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ये है वो है। उसने वीडियो देखा भी नहीं, उसने डायरेक्टली डाला एंड मुंबई पुलिस को टैग कर दिया। हाँ। टैग करने के बाद मुझे लगा कि इसमें तो कुछ होने नहीं वाला। हाँ। तो मैंने उसको बोला, अपनी टीम को बोला कि एक काम करो तुम इस पर रिप्लाई वीडियो बना दो। हाँ। छोटी सी बनाना 2-3 मिनट की, कि हमने इसमें फैक्ट्स के ऊपर बात करी है। उन्होंने भी वही चीज़ करी, उन्होंने वीडियो डाली और इस बार ट्विटर में भी डाल दी। पहले से वो उन्होंने लिंक डाला था वीडियो का यूट्यूब से निकाल कर। तो वीडियो का डालने के बाद उसने दोबारा कोड रिट्वीट किया कि ये लोग मेरे को हरास कर रहे हैं। ये जो 20,000 जो कमेंट्स आए हैं, हाँ। मुझे जो ट्रेंड चल रहा था 4-5 दिनों से, इनकी वजह से चल रहा था। उसने ये बात बोली। मुझे एक बात बताओ कि जो भी पब्लिक डोमेन में होता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रेज भी मिलेगा, क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको के चाहने वाले होंगे। हो सकता है कुछ बात लोगों को पसंद नहीं आया तो आपके ऊपर कभी कभी अटैक भी होता है। जितने फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म सेलिब्रिटीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं या कोई भी पब्लिक डोमेन में हो, उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मिलता ही है। बिल्कुल मिलता है। लेकिन इनको कैसे उससे बोल सकते हैं कि मुझे अगर भी कुछ कमेंट्स आ गए मेरे खिलाफ तो आप हरास कर रहे हो? अभी जब उसने वो चीज़ डाली थी, ब्लड थर्स्टी उसने बोला था, उसने बोलने से पहले वो चीज़ सोची नहीं थी। उसने डायरेक्टली एक कमेंट कर दिया था एक नेशन के ऊपर, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर उसने कमेंट कर दिया था एंड उसके बाद उसको ट्रोल होना शुरू हुआ। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, पर्सनल लेवल पे मेरी कोई गलती नहीं, ना स्कूप बीट्स की गलती थी। उसने उस चीज़ को, उस केस को ऐसा बना दिया कि जो उसको इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे हैं, जो उसको मैसेजेस आ रहे हैं, जो रेप थ्रेड्स, डेथ थ्रेड्स आ रही हैं,
वो मेरी वजह से आ रही है। अच्छा, उसने वो उस चीज़ को वैसे कंक्लूड कर दिया एंड एक एफआईआर लॉन्च कर दी। मेरे अगेंस्ट में नहीं की थी उस समय, मैं एफआईआर के अंदर नहीं थी, मेरी टीम के अगेंस्ट में की थी, टीम के मेंबर्स का नाम था उसमें एंड वो चीज़ वहाँ से लॉन्च हो गई थी एंड मुझे एक कॉल आया था कि आपको टीम को भेजना पड़ेगा हमारे पास मुंबई में। उस समय तक मैं नहीं थी इस सब में। इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन है कि आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ, मेरा नाम इंक्लूडेड नहीं था, आपका नाम, लेकिन आपके कंपनी के ऊपर या जो टीम मेरे टीम मेंबर्स के ऊपर था। अच्छा, और कंपनी का नाम जस्ट साइड लाइन में लिखा हुआ था, वो जो डिस्क्रिप्शन एक लिखते हैं ना कि क्या क्या घटना हुई, उसमें स्कूप बीट्स का नाम लिखा गया था। अच्छा, तो काफी आप गए थे, लीगल बैटल किए थे, लीगल चैलेंजेस आए थे, तो बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया था आपका, मुझे 5-6 लाख के आसपास खर्चा, उससे ज्यादा हो गया था। आप ये बताओ कि जो लेफ्ट विंग है, अगर आपके ऊपर उनके ऊपर एक केस भी हो जाएगा तो सभी लोग झुंड बना लेंगे और सभी लोग अटैक मतलब मिल बांट के वो लोग खाएंगे, मतलब सपोर्ट करते हैं। आपके खिलाफ ये सब हुआ, आपका पैसा भी खर्चा हुआ, कोई बीजेपी का कोई आया? इससे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मणिपुर में हुआ था और त्रिपुरा में हुआ था और वहाँ पर मेरे एक नाउन जर्नलिस्ट हैं जो कि लेफ्ट विंग से हैं, उनका आइडियोलॉजी लेफ्ट विंग है। हाँ। उनके ऊपर यूएपीए लगी थी। हाँ। उनको बचाने के लिए सोचिए कौन आया होगा? कौन आया था? कपिल सिब्बल। अच्छा, वो बचाने आया था, कोई अमाउंट नहीं लिया, कोई फीस नहीं ली। हाँ। उसको बचाने आया, उसको जेल तक नहीं होने दी यूएपीए में। कोई छोटा मोटा ऐसे कार्रवाई होती तो उसमें अलग बात, हाँ, उसने यूएपीए में उसको बचा लिया और बचा भी लिया। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपके खिलाफ आप मेरे टाइम पे मैंने काफी लोगों को कांटेक्ट किया, मैं जितने लोगों को जानती थी उससे हायर लेवल तक मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि ये वाले वकील हैं, इनसे बात कर लीजिए, इनकी फीस ज्यादा होगी, इनसे बात कर लीजिए, इनकी फीस थोड़ी कम होगी, दैट्स इट। कोई नहीं सपोर्ट करने के लिए आएगा, फाइनेंशियली किसी ने सपोर्ट नहीं, फाइनेंशियली नहीं और इमोशनली भी नहीं, ऐसे ट्विटर पे भी नहीं किसी ने बोला कि चलो इसको सपोर्ट करते हैं, इसके साथ ये हुआ है, कुछ भी नहीं। कहीं से राइट विंग से या बीजेपी से कहीं सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन तो ये कहीं ना कहीं कमी आपको लगता है? कहीं कमी? बहुत बड़ी कमी है। देखिए मैं आज भी सपोर्ट करती हूँ राइट विंग की आइडियोलॉजी को, मैं अभी भी उसके साथ हूँ, बीजेपी के साथ हूँ, बट अगर सोचिए मेरी जगह कोई और होता वो तो बोल देता ना इनके साथ रखने की जरूरत ही नहीं है, अंदर से टूट जाता। तो वहां पर वो एक अलाइन नहीं रहेंगे कोई भी। तो ये जो चीज होती है अभी, जैसे क्या होता है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग जो अभी बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो चुके हैं अभी देखा जाए तो, और वो उसका कारण ये भी है कि लेफ्ट विंग वालों की इकोसिस्टम इतनी क्लोज आ चुकी है कि हर चीज में वो, जैसे इन्होंने कहा कि हर चीज में वो एक दूसरे को ट्वीट कर देंगे, रिट्वीट कर देंगे, उनके लिए वीडियो बना देंगे, उनको प्रमोट करते हैं। लेकिन वही राइट विंग में वो चीज दिखाई नहीं देती है। मतलब अगर कोई बना रहा है तो हर इंडिविजुअल बेसिस पे बना रहा है, ना उसको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट है, ना ही उसको किसी क्रिएटर से कोई सपोर्ट है, कुछ भी नहीं आता है, रिट्वीट करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे समय पर क्या इसमें ये इकोसिस्टम को, राइट इकोसिस्टम जो है, इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारे इस समय बीजेपी की आईटी सेल से शुरू करती हूँ, आईटी सेल के जो हेड हैं उनको बदल देना चाहिए वो किसी काम के नहीं है। इतनी सारी घटनाएं होती हैं, उन पर उनका कोई एक्शन नहीं होता। कितने सारे फेक ट्वीट्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं, फेक न्यूज़ रिलीज की जाती है, उसके ऊपर उनका कोई एक्शन नहीं होता। उनका एक्शन किस पे होता है? अगर मान लो किसी राइट विंग वाले ने कुछ डाला है तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसका अकाउंट जो है विदहेल्ड कर देगी, उसकी चीज़ को टेक डाउन कर देगी, ट्विटर को नोटिस भेज देगी इसको हटाओ। ये चीज़ें आज के टाइम पे हो रही हैं। तो वही बात है कि सरकार उनकी, सिस्टम हमारा है। नहीं, सिस्टम उनका, सरकार हमारी, वही उल्टा कर दो तो इसमें जो मतलब जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स है लेफ्ट विंग के, जैसे ध्रुव राठी हो गया, और भी बड़े जो इंडिया में क्रिएटर्स है जो उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो उनका जैसे क्या होता है कि जब भी कोई लेफ्ट विंग वाला कोई भी वीडियो, मतलब फेक वीडियो भी अगर बना दे और राइट विंग से उसको अगर काउंटर जाए तो लेफ्ट विंग वाले उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हर कोई टारगेट करता है। लेकिन वही अगर राइट विंग वाला लेफ्ट विंग को अगर किसी भी तरीके से कुछ फेक न्यूज स्प्रेड कर दे, अगर गलती से फेक न्यूज स्प्रेड कर दे, तो लेफ्ट विंग वाले उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कोई टारगेट हुआ है कि किसी ने कोई टारगेट किया है आपको पर्सनली? आप देखिए ना, स्कूप बीट्स का अब कोई नाम ही नहीं है, इतना ज्यादा टारगेट कर दिया था उस समय। आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे पर्सनल लेवल पे भी कितना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से लीक हुआ। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गई थी। और ये जो चीज़ है ना कि सपोर्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि लेफ्ट विंग का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। कुछ ऐसे पेजेस है जिन्होंने
यही ठान रखी है कि ऐसे टेलीग्राम ग्रुप बना के रखे हैं कि सिर्फ इन्हीं का प्रमोट करना है, और इसके आगे से कुछ आएगा तो हम उसको मास रिपोर्ट करेंगे, हम उसको डिग्रेड करेंगे, उसको इतना ज़्यादा गालियाँ बकेंगे कि उसके बाद वो डिलीट करने पे मजबूर हो जाए अपनी चीज़ को। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, एंड मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट ना राइट विंग के क्रिएटर्स का भी है, जो अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। वो नहीं चाहते कि कोई और अब आगे बढ़े। सही बात है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते, एंड यहीं से तो सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। जब आपके पास एक ग्रुप ही नहीं है, आपको कौन सपोर्ट करने आएगा? हाँ वही बराबर है, क्योंकि अभी देखा गया है ध्रुव राठी ने काफी वीडियोस बनाए थे जब इलेक्शन के टाइम पर, तो राइट लेफ्ट विंग के जो छोटे छोटे क्रिएटर्स शुरू हुए थे उन्होंने वीडियो बनाना, उसने उसके वीडियोस में उनको इंक्लूड किया था। हाँ काफी तो इंक्लूड भी किए थे, खुद के वीडियोस में दिखाया था उसने कि ये चीज बोल रहा है। लेकिन राइट विंग में अगर किसी को भी देखा जाए तो एक दूसरे को कोई पहचानता भी नहीं है, और उसके बाद पहचानता भी अगर है तो ये मेरे से आगे ना निकल जाए, ये चीज काफी ज्यादा देखी जा रही है, जो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसको पीट्स का आपने बात किया, अब शायद आप नहीं चला रहे हो। नहीं, चल तो रही है चल बट रही है। उतना Twitter पे वैसे active फंक्शन नहीं है, एक्टिव ज्यादा नहीं है। एक्टिव नहीं है। मुझे आप ये बताओ कि जैसे आपने इसको बिट्स स्टार्ट किया था, उसके पहले आपने क्या किया? आपकी जर्नी कैसी रही है? मैंने 2015 में शुरू किया था एज कंटेंट राइटर। आपकी तो- एज 15 साल की होगी? नहीं, मैं 13 इयर्स की थी। अच्छा। तो उस समय मैंने शुरू किया था एज कंटेंट राइटिंग। तो उस समय कैसा था, मैं स्कूल जाती थी, 8th-9th स्टैंडर्ड में थी, एंड स्कूल से आना, फिर होमवर्क वगैरह करना, एंड शाम को फिर बैठ के मैं ज़्यादातर फॉरेन के जितने भी क्लाइंट्स होते थे उनको पिच करती थी। तो वो PPW होता है, पैसा पर वर्ड, तो उसके बेसिस से हम लोग लिखते थे। अच्छा। तो दिन की कमाई 400-500 रुपये ऐसे दिहाड़ी टाइप हो जाता था, तो अपना काम चल रहा था। तो वहाँ से शुरू किया, फिर मेरे पास थोड़े पैसे आए। स्कूल में 500 रुपए बहुत होते हैं। स्कूल में 500 रुपए आपके जेब में हो तो बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। तो वही है कि उस टाइम तो आप अमीर थी। कह सकते हैं हो चुकी थी। तो वही है कि मैंने वहाँ से स्किल्स बहुत सीखे। देन उसके बाद फिर जियो आ गया। फिर किताबें लिखे? नहीं, वो तो बहुत बाद में, वो तो 19-20 के टाइम पे लिखी थी, अच्छा। तो वो तो बहुत बाद में। तो क्योंकि वो स्किल थी मेरे पास लिखने की, फिर मुझे लगा कि यार यूट्यूब पे आते हैं, तो टेक की वीडियोस बनानी शुरू कर दी मैंने। वो मैंने 16 में शुरू की थी जब जियो आ चुका था। तो वो मैंने 2-3 साल किया। उसके बाद फिर मैं नोएडा आ गई, जम्मू से नोएडा आ गई। तो वो उसके बाद फिर मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हो गई। बस वही कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनते गए, तो वहाँ से मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप करते क्या हो? सो बेसिकली मेरी एक मीडिया फर्म है, और साथ में मैं PR का भी काम करती हूँ। अच्छा। मेरी PR एजेंसी है, तो हम लोग हेल्प करते हैं ब्रांड्स को उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट में। अच्छा। तो वो हमारा मेनली फोकस रहता है। तो मेन आप ही देखते हो? मेन मैं ही देखती हूँ। अच्छा। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि 3rd टर्म सब कर रहे हैं, ये डिफरेंट क्यों है? प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर जो बाकी के प्राइम मिनिस्टर से आप कंपेयर करो, कैसे डिफरेंट है? आप मुझे एक बात बताइए, ग्राउंड लेवल पर कौन से प्राइम मिनिस्टर ने आके कुछ किया हो, किसी के लिए सोचा हो? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आज से 10-15 साल पहले आप कभी सोच सकते थे कि कोई प्राइम मिनिस्टर किसी क्रिएटर से मिलेगा या कोई चीफ मिनिस्टर मिलेगा? ये सोच जो है ना, वो बदल चुकी है। तो क्रिएटर्स अगर मिल रहे हैं तो अपने फायदे के लिए, आप उनके बातों को आगे पहुंचाओगे। वो तो बिल्कुल सही बात कही कि उनके फायदे के लिए हो रही है, बट वो ये चीज समझ रहे हैं ना कि ये किसी तरह से काम के हैं। अभी तक सिर्फ न्यूज़पेपर्स को ही समझा जाता था, या न्यूज़ चैनल को ही समझा जाता था कि ये लोग हैं जो हमें आगे तक बढ़ा सकते हैं। बट अभी ऐसा हो गया है कि क्रिएटर्स का एक अलग ही ताकत हो गई। इंडिविजुअली मैं अगर बात करूं तो उनकी अलग ही ताकत हो गई है। अगर एक क्रिएटर, चाहे आप ध्रुव राठी की बात कर लो, उसको कितना पैसा आ रहा है, अब वो अनऑफिशियली है कि वो बताता नहीं है कि कौन पैसा दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, बट उसको लेकिन पैसा मिल लोगों को तो पता कहाँ है। से आ रहा होगा उसको? अब वो कोर्स बेचकर? नहीं, कोर्स तो उसके 100 रुपए में बिक रहे हैं। दिनार में 1 रुपया ज्यादा आता है। दिनार में बेच रहे हैं। नहीं मतलब जैसे बोला जाता है कि भाई सोरोस से फंडिंग आ रही है, तो क्या सही में उसको फॉरेन डीप स्टेट जो है उनसे फंडिंग आ रही होगी? अच्छा। वो कितना भी इस चीज को डिनाई कर दे, बट वो सामने से पता चलता है। वो अपनी वीडियोस पे एड्स चलाता है, ये हमने खुद ही देखा है उस वीडियो में। चरण वंदना आप कैसे कर सकते हो? मतलब अगर आप रिसर्च कर रहे हो जॉर्ज सोरोस के ऊपर, आपको सिर्फ वही दिख रहा है जो उसके प्रेस में हो, जो उसके पक्ष में हो, मतलब सिर्फ बड़ाई दिख रही है। और वेबसाइट का आप जैसे वो कथा बाजते ना, कथा करते हैं, वैसे आप कर रहे हो। उसके वेबसाइट खोल के सोरोस भैया ये हैं, सोरोस पापा ये हैं, पापा ये हैं। अरे वो तो ध्रुव कॉग्निटो मोड है ना उसके। हाँ, तो
आप कैसे, मतलब वो उसने सब कुछ कांड किया है, उसने एक्सेप्ट किया है कि कैसे कंट्री को गिराता है, कैसे शॉर्ट शेलिंग करता है, सब कुछ उसने एक्सेप्ट किया, आपको कुछ नहीं दिखता है। और फिर हर्षमंदर जिसने टेररिस्ट के ऊपर टेररिस्ट को बचाने के लिए साइन कर रहे पिटिशन डालता है, आपको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ये दिखता है कि इसने किताब लिखा है। तो कहीं ना कहीं तो आप तो इशारा, ये जैसे वर्ड यूज करता है इशारा, आप इशारा तो वहीं करोगे, मुझे पैसा मिलता है। तो इसके मुझे लग रहा है कि अगर कहीं चोरी हो रही है तो किसी ने तो किया है ना, तो एक थोड़ा सा दिख जाता है। मैं आपसे अगला क्वेश्चन करूंगा फ्रीलांसिंग के ऊपर। कैसा है फ्रीलांसिंग? जब मैंने शुरू किया था तब तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं था। अब कंपटीशन भी है, बट अब थोड़ा अपग्रेड भी हो गया है। अभी लोगों को पता है कि कौन सी चीज कहाँ से मिल जाएगी। थोड़ा सा आप यूट्यूब पे रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरे टाइम पे वो नहीं था। मेरे टाइम पे फेसबुक ग्रुप से जहाँ पर हमें काम मिल जाया करता था और कंपटीशन कम था, तो हमारा कॉस्टिंग भी अच्छा था, हमें अच्छा कॉस्टिंग मिलता था। बट अभी लोगों का क्या हो गया ना कि मैंने जैसे अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, तो मेरे कॉलेज के किसी भी बच्चे का ठीक जगह पे प्लेसमेंट नहीं हुआ है। दे आर लाइक, हम अब क्या करें, तुमने 4 साल क्या किया वो पहले मुझे बताओ। 4 साल तुम्हारे पास पड़े हुए थे, तुम उसमें अपने आप को किसी और चीज़ में स्किल अप कर सकते थे, स्किल डेवलप करने में। बिल्कुल। मैं आज की डेट में भी मैं एक अच्छा वीडियो एडिटर ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मिलते नहीं है। हाँ। क्यों नहीं मिलते? कोई सीखना ही नहीं चाहता है। हाँ। करियर नहीं दिखता है किसी को। करियर बहुत ज्यादा है वीडियो एडिटिंग का, बहुत ज्यादा लेकिन दिखता ही नहीं है ना, अभी लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को ये चीज पता है कि है, बट करना ही नहीं चाहते। नहीं, सपोर्ट जो है फैमिली से, फैमिली के लिए तो एक चीज बनी आप हुई मुझे है। बताओ, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं जो उल्टा सीधे हरकतें करती हैं? लड़के हैं सुट्टा फूकते हैं, उसमें आपकी फैमिली सपोर्ट करती है? नहीं करती है। अब जो अच्छी चीज है उसके लिए आप ये बहाना लेके आए हो कि मेरे को फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। मैं बताता हूँ क्यों। जिससे आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है तो एक 6 महीना कोर्स होता है, सूटा पकना 2 मिनट का काम होता है। आप समझिए इसका। नहीं, और क्या होता है ना कि जब भी ऐसे फैमिली अगर हम देखें तो जब करियर लॉन्ग टर्म चीज हो गई, जो लॉन्ग टर्म चीज है उसके लिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक प्रेशर होता है। जैसे शादी हो गई, लड़की का अगर बात किया जाए, शादी होती है तो शादी के लिए प्रेशर जो है वो 20 साल 21 साल 22 साल से थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाता है कि लड़के देखना है, फिर उसका करियर किस तरीके से रहेगा, लड़के का करियर किस तरीके से रहेगा, तो ये देखना शुरू हो जाता है। तो लड़कों के लिए भी ऐसा होता है कि फैमिली एक करियर डिजाइन करना चाहती है। वही तो मैं कह रही हूँ। अब जैसे 4 साल जो मैं इंजीनियरिंग के बता रही हूँ, 4 साल में आप ये सब शुरू कर सकते हो। आप ये चीजें सीख सकते हो। ये आपके पास टाइम है जहाँ पर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। सही बात। आप इसमें सीखते सीखते भी कमा सकते हो। आपको थोड़ा सा आ गया, आप किसी यूट्यूबर को पिच कर दो कि मैं आपको कर दूंगा, आप 1000 रुपए मुझे दे देना इस वीडियो के। लेकिन ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की भी है। वो इसलिए कि हमारी सोसाइटी बताती है कि आप बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो। कितने सारे बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, उसके बाद कौन सी उनकी नौकरी नहीं लगती है? कुछ नहीं लगती है। बीएससी कितने सारे कर रहे हैं, कुछ बीएससी कर रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, ठीक ठाक है। बीबीए वाले बच्चे ऐसे घूम रहे हैं जॉब के लिए, बहुत सारे इंजीनियर के बच्चे घूम रहे हैं जॉब के लिए। जो स्किल का डिमांड है उस पर पेरेंट्स या सोसाइटी एनकरेज नहीं करती कि आपको ये करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी, कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमी है हमारे पास, जो सोसाइटी को करना चाहिए। सोसाइटी का एक काम होता है कि देखना डिमांड किसका है, सोसाइटी के अंदर ही डिमांड है ना, लेकिन फिर भी हम बच्चों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि उसको करना क्या है। अगर 30 साल पहले कोई बीकॉम करता था, आज भी वही करो, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है हर जगह। वो सप्लाई डिमांड जो है वो सही से अभी अवेयरनेस नहीं है उस चीज की, इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन बट गवर्नमेंट जॉब भी कितनी है? हाँ, वही तो, वो भी तो एक लिमिटेड ही रहेंगी ना। इसीलिए तो कितने लोगों के साल वेस्ट हो जाते हैं ना जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक वीडियो पे इंटरव्यू आया था जहाँ पर एक लड़का बोल रहा है कि मेरे को 11 साल हो गए प्रिपेयर करते हुए, मैं अभी तक नहीं निकाल पाया हूँ। अब वहाँ पर सरकार की नहीं गलती है ना। हाँ, वही ना ही उसके माँ बाप की गलती, उसकी गलती है कि उसने और कोई ऑप्शन चूज ही नहीं किया। जब तुमसे 3 साल नहीं निकला, तुम समझ जाओगे ये तुम्हारे बस की है ही नहीं। सही बात, तुम कुछ और देखो। मैं बता रहा हूँ कि ये लोग सरकार को जो घेरते हैं वो यही कहते हैं कि आप इतने जॉब दो कि सभी कलेक्टर बन जाए। यानी कि 140 लोग हैं हमारे देश में, तो 140 करोड़ लोग कलेक्टर बनना चाहिए। ये तो सरकार की विफलता है, सरकार फेल है, ये फेलियर है। ये पॉसिबल है क्या? सभी को सरकारी नौकरी अगर कोई देगा तो टैक्स पे कौन करेगा? बहुत सारे लोगों को बिजनेस डेवलप करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनना पड़ता है, जो आप बनने को तैयार नहीं। कहीं ना कहीं कोई स्किल हो, आप स्किल समझो, फिर किसी कंपनी में जाओ, वहाँ पे देखो एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे सीखो, एक्सपोजर मिलेगा आपको। कोई तैयार नहीं है, मुझे कलेक्टर ही बनना है। तो ऐसा नहीं चलेगा ना। बिल्कुल।
अब सरकार भी इसमें क्या करे। अभी इसमें सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि जब से डिजिटल इंडिया है हाँ काफी हद तक लोगों को पता चल गया है कि अब क्या करूं। अब मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि अगर मैंने 16 में अगर जियो का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया होता तो आज ना मैं यहाँ पे बैठी होती, इवन मेरे को लगता है कि मैं जम्मू में ही होती, किसी कॉलेज से अभी ग्रेजुएट होके अभी मैं जॉब ढूंढ रही होती, आगे पीछे भटक रही होती। बट वो ये सही समय का जो आपको सही समय का सही से इस्तेमाल करना आना जियो एक चाहिए। सही समय पे आया। बिल्कुल सही समय पे आया। आपका फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हो? अभी तो मैं अपने एनजीओ में ही व्यस्त हूँ। मेरा एनजीओ का काम चलता है तो उसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अभी हमारे पास 56 बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं। 56 लोग हैं। हाँ 56 बच्चे हैं। हाँ। और उसके अलावा यूट्यूब पे काफी ध्यान देती हूँ। यूट्यूब पे भी है मेरा। इतना तो फास्ट कैसे ग्रो हो रहा? सबको लगता है, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं आपका 4-5 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, मुझे ऐसा लोग बोलते हैं। बट वो 4-5 महीने नहीं है, वो 9 साल है। मैं 2015-16 से ही यूट्यूब पर हूँ और मुझे अभी जाकर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। तो एक महीने के अंदर बहुत फास्ट हुआ ना, 1-1.5 महीने। हाँ, मुझे जुलाई में अराउंड 50,000 सब्सक्राइबर मिले। अच्छा। जुलाई में जब हमने बात किया था उस समय के आसपास 20 से 30 जब मैंने आपका साथ वीडियो रिकॉर्ड किया था तब उस समय 25,000 सब्सक्राइबर थे। उसके पहले से ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे? उसके बाद ही ग्रो होना स्टार्ट हुए थे। तो ध्रुव राठी को टारगेट करने के बाद ही हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी काफी सारी वीडियोस ऐसी हैं जो ध्रुव राठी के टॉपिक पे है ही नहीं, वो वायरल हुए हैं। हाँ, जैसे आपके काफी सारे वीडियोस जो है वो हिंदुओं से रिलेटेड भी है ना। जैसे बांग्लादेशी हिंदू जो है उन पर टारगेट हुआ तो उस पर आपने काफी दृढ़ता से बेबाक तरीके से बोला। तो अभी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि क्या हिंदू खतरे में है? बिल्कुल है। किस तरीके से? आप मुझे बताओ ना, अगर इस देश में यही सेम चीज दूसरी कम्युनिटी के साथ हो रहा होता, पूरी वेस्टर्न मीडिया आ जाती हमें सुनाने के लिए। बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान में जो हो रहा है, आज तक क्या किसी ने उस पर सवाल उठाया? क्या यूएन में किसी ने जाकर बोला कि इनके साथ ये चीज हो रही है, इसको कुछ करो, इनकी मदद करो? डिनाई कर रहे हैं। वो तो डिनाई करते हैं। कितने 20% शायद थे हिंदू वहां पर, 1% भी नहीं बचा है। पाकिस्तान में 20% थे, 1% भी नहीं बचा है। और यहाँ पर 12% थे, 22-25% हो चुके हैं दूसरी कम्युनिटी। नहीं, एक्चुअली 1951 में जब सेंसस हुआ था तो 8% 7% थे। आज 14-15% है। मैं ऑफिशियली डाटा जो है उसके बारे में बात, उसके बाद 2011 के बाद मेरे ख्याल से जनगणना हुआ भी नहीं, होने वाला है। 11 के बाद। बात ये कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं शेखर गुप्ता, फाउंडर भी है द प्रिंट का। वो बांग्लादेशी का कुछ कोट करते हैं और ये बताने की, ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, यूएन कंडेम कर चुका है। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि अगर इन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, नहीं कि हो रहा है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुके हैं, एडमिट कर चुके हैं। जो इवन एडमिट कर चुके, बहुत सारे फॉरेन जो पब्लिशर्स होते हैं, फॉरेन मीडिया हाउसेस होते हैं, वो एडमिट कर। आप यहाँ पे ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे कुछ हुआ नहीं, और आगे ये भी बताते हैं कि इंडिया में ज्यादा हो रहा है। अब नहीं, सर इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? जैसे अगर ठीक है हम मान भी ले कि फॉरेन फंडेड जो है लोग वो डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बीबीसी है, उससे पहले बोला कि हाँ वहां पर हो रहा है, लेकिन बाद में उसकी रिपोर्ट आती है 15 दिन के बाद कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ इस्लामोफोबिया जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या, क्यों दबाने की क्या कोशिश की जा रही है, क्यों की जा रही है? पहली बात तो ये है कि आप देखो ना, 57 नेशंस हैं दूसरी कम्युनिटी के, दूसरे रिलीजन के 57 नेशंस हैं। उनकी पावर कितनी है यहाँ पर? जब यहाँ पर नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था तब वो सारी 57 नेशंस ने आकर इसको कंडेम किया था। सब ने आकर इस पे बोला था, और इवन बीजेपी को भी हाथ जोड़ने पड़ गए थे। क्यों जोड़ने पड़े? क्योंकि प्रेशर इतना था। तो प्रेशर को आप समझिए ना, नहीं कर सकते। हमारे हिंदू कितने हैं इस समय? 1 बिलियन। मुस्लिम कितने हैं? 2 बिलियन। वो आप देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे हिंदू ही हिंदू के खिलाफ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। साथ कोई नहीं देता। हाँ। इवन जो कट्टर हिंदू भी है ना, जो समझते हैं कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, वो भी दूसरे हिंदू के साथ नहीं देंगे। वो भी नहीं देंगे, वो भी दूसरे कट्टर हिंदू के साथ नहीं देंगे। तो आप फिर लेफ्ट लिबरल्स के तो भूल ही जाओ कि वो देंगे कभी। तो इसके पीछे जो सेक्युलरिज्म का एक जो पूरा वेव लाई गई थी स्टार्टिंग में, अगर देखा जाए तो काफी सेक्युलरिज्म की वेव जो है वो लाई गई, जिससे कि हम सेक्युलर है। उसके बाद फिर अभी भी अगर कोई ऐसा कहता है कि मतलब हिंदू खतरे में, अगर कोई ऐसा डायरेक्टली बोलता है या जय श्री राम का नारा लगा देता है, तो उसको कम्युनिस्ट बोला जाता है कि तुम कम्युनल हो। लेकिन वही अगर कोई अल्लाह अकबर बोलता है
तो secular। साथ में उसको रिस्पॉन्स भी देते हैं, हाँ भाई कैसा है। तो ये क्यों हो रहा है, मतलब सेक्युलर बना के करना क्या चाह रहे हैं? दिमाग में ये चीज डाल दी गई है ना। अब आप मुझे बताओ, आपके दिमाग में बार बार ये चीज डाली जाएगी कि आप कमजोर हो, आप कमजोर हो, आप कमजोर हो, सामने वाले से कुछ नहीं बोलना, आप कमजोर हो, तो आपके दिमाग में तो वो चीज बैठ जाएगी ना कि आप, हाँ आप कमजोर ही हो, आपको सामने वाले को कुछ बोलोगे तो उसको बुरा लग जाएगा या वो गुस्सा हो जाएगा। वो चीज आपके दिमाग में डाल दी गई है। हमारे टेक्स्ट बुक्स में ये चीजें डाली हुई हैं कि क्या बोलते हैं, मुगल्स कितने अच्छे थे, ये चीजें हमारे टेक्स्ट बुक्स में डाल रखी है। कितने सेकुलर थे, उन्होंने मंदिर बनाए थे, ये चीजें हमारी बुक्स में हैं। तो और किताबों को रीराइट करके जो लेफ्टिस्ट है वो हिस्ट्री को फिर से रीराइट करके और ये चीज को सामने लेकर आ रहे हैं कि अगर कोई काउंटर भी करना चाह रहा है तो उनको बुक्स दिखा दो। हाँ बुक्स दिखाओ, तो ये देखो, ये तो ये कह रहे हैं। अभी तो अच्छी बात है कि लोग आरटीआई फाइल करते हैं, उसमें पूछते हैं कि कहाँ से आपका सोर्स आया है, सोर्स ही नहीं मिलता, और फिर वो बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई सोर्स ही नहीं है। तो क्या पढ़ा रहे हो आप? एनसीईआरटी की बहुत सारे पुस्तक में, बहुत सारे खासतौर पर हिस्ट्री बुक्स में बहुत सारे उनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है कि किस बेस पे उन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए थे, कहाँ बनवाए थे। और एक तो आजकल ये जो लाइब्रेरी है, तक्षशिला लाइब्रेरी बोलते हैं ना, तक्षशिला लाइब्रेरी, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, ये जो पूरी हिस्ट्री है कि हाँ बख्तियार खिलजी आया था नालंदा क्या बोलते हैं लाइब्रेरी, उसने जलाया था, उसके बाद इसको ही बदल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हिंदू ने जलाया था, मतलब हमने खुद के ऊपर तेजाब फेंका, घासलेट फेंका और खुद को जला लिया, सुसाइड कर लिया। तो इतना गिर चुके हैं ये कि उनको बचाने के लिए, पूरा हिस्ट्री धोने के लिए किसी हद तक ये गिर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं सुधार हो रही है हमारे टेक्स्ट बुक में या नैरेटिव में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता हो रही है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी टेकल कर पा रही है और नैरेटिव को। एक हद तक तो देखा जाए लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग खुद, तभी तो लोग आरटीआई फाइल कर रहे हैं। सुधार नहीं होती तो आरटीआई कोई फाइल नहीं कर रहे। 2 लोग 5 लोग, चले लोगों तक पहुंच तो रही है बात। अब आज हम और आप डिस्कस कर रहे हैं वो इसी वजह से कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है। बट हाँ, अब 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने में समय लगता है और उतना इन्फ्लुएंस भी लगता है। वो चीज इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज मुझे बताओ कितनी जरूरत है, क्योंकि जैसे उनका एक इकोसिस्टम बन चुका है, उसमें उनमें क्या होता है कि एक बंदा झूठ बोलेगा, दूसरा को प्रमोट बोलेगा सच बोल रहा है, तीसरा उसको अवार्ड देगा ताकि वो सच ही लग जाए, मतलब सच ही बन जाए। आप जुबेर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो तीसरा उसको अवार्ड देगा। हाँ। रवीश कुमार, झूठ बोलने की उनकी हिस्ट्री है। फिर ये जो इनका इकोसिस्टम है, जो अलग अलग जर्नलिस्ट उसको प्रमोट करते हैं कि बहुत क्रेडिबल है, बहुत सच्चा पत्रकार है। तीसरा उनको अवार्ड देगा, कहीं मैक्सिस से अवार्ड मिल गया, और चौथा फिर वो फैलाया जाएगा कि हाँ ये अवार्ड मिला है, देखो ये तो सच। भाई उससे ज्यादा मोदी को अवार्ड मिले हैं। मोदी को यूएन, फ्रांस, अमेरिका, अब नाम लो, जितने बड़ी बड़ी कंट्री है, मुस्लिम कंट्रीज भी उनको अवार्ड दे चुके हैं, अपने कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड। रसिया अपने अवार्ड देता है, अपने कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड देता है। आपने तो ये नहीं कहा कि मोदी को अवार्ड मिला तो अच्छे हो गए, रवीश कुमार अच्छे हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इकोसिस्टम की कमी खल रही है राइट विंग में? बिल्कुल खल रही है। तो कैसे हो गई है, मतलब आप मुझे एक बात बताइए ना, को टैकल ही नहीं कर सकता है इस चीज को। जब नरेंद्र मोदी ने नेशनल अवार्ड दिया था क्रिएटर्स को, कितना ट्रोल हुआ था। ये बात कोई इनसे क्यों नहीं कहता कि जुबेर को क्यों तमिलनाडु गवर्नमेंट से अवार्ड मिला था? कोई क्यों नहीं कहता इसके ऊपर? किस बात का अवार्ड मिला था? फेक न्यूज फैलाने का। वो चीज पे कोई टैकल, वो चीज के ऊपर कोई काउंटर नहीं करेगा, वो चीज पे कोई ट्रोल नहीं करेगा इस चीज को। बस राइट विंग की तरफ कुछ भी होगा तो आप पूरा लेफ्ट विंग जुड़ जाएगा एंड यहाँ पर बोलने लग जाएगा कि इन्होंने कुछ क्राइम कर दिया। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने निकाला 8 लाख वाला कि क्रिएटर्स को दिया जाएगा, मैक्सिमम ही है, कैप है वो। हाँ मैक्सिमम है वो, एंड 2 लाख से शुरू है वो। तो जो सबसे ज्यादा जिसकी व्यूअरशिप है उसको 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो उस पर भी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अरे भाई, कोई स्कीम है, फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो देखते हैं, आपको पता ही नहीं कि आपके लिए कौन सी स्कीम जो है अवेलेबल है। आपको जनधन योजना है, जो भी योजना हो, आपको पता ही नहीं है, आपके पास है। बहुत सारे यूथ उनके लिए स्कीम है, वो ताकि स्किल डेवलप करें या कहीं उनको लोन मिल सकता है बहुत कम दर पे। बिल्कुल। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक अब यूपी गवर्नमेंट ने 8 लाख वाला वो स्कीम निकाला कि मैक्सिमम 8 लाख रुपए दिए जाएंगे क्रिएटर्स को, जिनकी जितनी व्यूअरशिप होगी उसके अकॉर्डिंग उसको पे आउट कर दिया जाएगा एज सैलरी। उस पर कितने लोगों ने सवाल उठाया
आम आदमी पार्टी ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये चीज़ ऑलरेडी लागू करी थी 2023 में। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने भी सेम चीज़ बोली थी जब कांग्रेस थी उसमें, उस पर इसने कोई सवाल नहीं उठाया। इन्फ्लुएंसर को पैसा देंगे, हाँ, ये पंजाब कर चुकी है, पंजाब कर चुकी है, राजस्थान कर चुकी है। इसके अलावा भी कोई और, इवन जब ये आया यूपी गवर्नमेंट ने लाई, उसी वक्त कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी लेकर आई थी उसी वक्त। हाँ। लेकिन बोला जा रहा सिर्फ यूपी गवर्नमेंट को बोल रहे थे, क्योंकि पता है कि यूपी गवर्नमेंट तो राइट लाइनिंग है, यहाँ पे तो मेरी खिचड़ी पकेगी अच्छे से, बाकी जगह पे नहीं पक सकती, वहां से तो पैसा आ रहा है, मैं क्या वो बोलूं। तो वो चीज वहां पर आ चुका है और इनको इतना चीज समझ नहीं आ रहा कि फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रिएटर को बहुत अच्छे से देखते हो, एक कोई एग्जाम्पल लेते, कोई XYZ क्रिएटर है, आप उसको देखते हो और उसने बीच में कहीं पे आपको मेंशन कर दिया कि आपके पास ये स्कीम है, गवर्नमेंट लेके आ रही है, आप इसको अवेल कर सकते हो। वहां पर आपका फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा, बिल्कुल लोगों को फायदा होगा। वहां पर वो चीज को ऐसे वो डाल रहा है कि ब्राइब कर रही है यूपी गवर्नमेंट नहीं। और एक्चुअल में ना ये जो चीजें होती है, जैसे ग्राउंड लेवल पर पथनाट्य जो होते हैं, जैसे ग्राउंड लेवल पर जाते हैं लोग, गांव-गांव में जाते हैं ग्रुप बनाकर और वहां पर एक्टिंग करके किसी स्कीम के बारे में बताते हैं। और गवर्नमेंट, ये हर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है उस चीज के लिए, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं स्कीम्स के लिए। अब यही बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं तो उस पे ब्राइबरी का ब्लेम डाला जाता है और उसको शेम करने, सीधा शेम करो उसको, शेम करो, पब्लिकली शेम करो। हाँ, बात ये है कि राठी को तो मिलेगा नहीं है, मतलब ये उसको अभी वो ये जर्मन दुख हो रहा सिटीजन है, भी तो है। उसको अभी ये दुख हो रहा है कि वो 2 लाख रुपए ले रहा है कांग्रेस से, अब 8 लाख यूपी गवर्नमेंट दे रही है, वो नहीं ले पाऊंगा मैं। आइडियोलॉजी शिफ्ट नहीं कर सकता बेचारा। नहीं, वो 2 लाख परमानेंट लेता होगा वीडियो बनाने का, वो तो सोलत से लेता है। तो हाँ, उसको पता है कि मुझे तो मिलेगा नहीं, मैं कोशिश भी करूंगा। तो एक काम करो, शेम करो, जो दूसरों को मिलेगा ना उसको नीचा दिखाओ। बिल्कुल, उसको ऐसे दिखाओ कि अगर तुम इसको ले रहे हो तुम एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, हाँ, तुम लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो। वहां पर ये भी बोल रहा है कि टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट किया जा रहा है। मतलब आप ये देखो कि ये बंदा इस तरीके से गिर चुका है, जो इसके फॉलोअर्स हैं, इनको ये लगता है कि अगर हम इसके वीडियो शेयर करेंगे तो हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, हमारा एजुकेटेड है, रेशनल माइंड है हमारा, मतलब ये Secular अपना है। नौकर बना रहा है, अपना नौकर बना रहा है कि इसका वीडियो शेयर करो, थोड़ा कुल लगोगे। और दूसरा नौकर क्या बना रहा है, फ्री फोकट में कांग्रेस का वर्कर बना रहा है। मैंने देखा है कि जितने भी मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जितने वीडियोस हैं, लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एजुकेट हो गए। एजुकेट नहीं, तुमको फ्री में कांग्रेस का वर्कर बना रही है। ये कांग्रेस का काम है ना कि बीजेपी के खिलाफ। एक आम व्यक्ति का काम क्या होगा? अगर सरकार ने अच्छा काम किया तो तारीफ करो, खराब काम किया तो उसकी निंदा करो। बिल्कुल। ये अगर आप तारीफ करोगे तो बोलेगा कि गोदी मीडिया है, तुम एजुकेटेड नहीं हो। अगर तुम इसको सही मानोगे, गोदी मीडिया हो। अगर मोदी को गाली दे रहे हो तो तुम एजुकेटेड हो, रेशनल माइंड है आपका। तो ये बिना पैसे का कांग्रेस का काम करा रहा है। दिव्या, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।